है, तू ही तेरा लक है। इस पल में जियो, वक्त को जाने ना तो, अब दिल में जो आग है उसे बढ़ जाने दो। तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दिखाना कि गाना तेरा ये जमाना, तेरा ना तेरा ये जमाना। नमस्कार। नागपुर के सभी गणमान्य बहनों भाइयों को सबको मेरा प्रणाम। आज का विषय एक टीम में कैसे परफॉर्म करें, हाउ टू परफॉर्म इन ए टीम। अकेले तो हम सब लोग अच्छा काम कर लेते हैं क्योंकि अपने अंदर दिल में आग जो होती है उसको पूरा करने की, लेकिन जहाँ भारतीय लोग टीम में जब आते हैं तो फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न है। आइए देखते हैं। हम सभी अपनी जिंदगी में किसी न किसी पेशे से जुड़े होते हैं। हम कई लोगों से मिलते हैं और साथ में काम करते हैं। टीम वर्क इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना आप अपनी योग्यता की ऊंचाइयों को छू नहीं पाते। लेकिन वो क्या खूबियां होती हैं जो किसी टीम को सफल और दूसरों से अलग बनाती हैं? ऐसी टीम का काम करने का तरीका दूसरों से अलग होता है। ये हमेशा काम की क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, जिससे टीम बेहतर तरीके से काम करती है और एक नया मुकाम हासिल करती है। किसी भी टीम या ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे परफॉर्मर्स अपने काम करने की क्षमता को बखूबी समझते हैं। ये लीडर की तरह काम करते हैं। सीखने और सिखाने की धुन के साथ ये अपने काम से दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। एक अच्छी टीम अपनी गलतियों का उत्तरदायित्व खुद लेती है, खामियों को स्वीकार कर उनमें सुधार करती है। ऐसे टीम के लोग खुले विचारों को अपनाते हैं। आज के विषय में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक टीम के काम करने का तरीका उसे दूसरों से अलग बनाता है और कैसे आप किसी टीम में परफॉर्मर बन सकते हैं। आपको क्या लगता है, why do we fail as a team? सर, हम लोग सारे लोग लीडर बनना चाहते हैं, कोई फॉलोअर नहीं बनना चाहता, इसलिए शायद टीम फेल हो जाती है। अच्छा, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। मिशन को भूल करके पर्सनल इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं ज़्यादा। सर, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। We can't take disagreements in the right spirit. We don't give the credit to all the team members. We are not ready to accept the differences with our team members, so the team cannot work properly. हमारी टीम में जो खामियां रहती है हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। Sir, basic point is lack of coordination, which many times is an important factor for succeeding any team work. टीम की गलतियां हम सबके सामने ला के रख देते हैं, किसी की अच्छाइयों को हम अप्रिशिएट नहीं करते। वेरी गुड। ऑल दीज आर द रीजंस दैट वी फेल एज अ टीम प्लेयर्स। अब उसके लिए क्या करना चाहिए, ये एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न आता है, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इंडियन यूथ और इंडिया शुड प्ले फुटबॉल। उसके पीछे यही भावना थी। कोई भी आप गेम खेल लें, लेकिन फुटबॉल जो है वो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, टीम वर्क नहीं होगा तो आप जीत ही नहीं सकते, कितना भी जोर लगा लीजिए। क्रिकेट फिर भी शायद आप जीत सकते हैं अगर आपकी टीम में 2 अच्छे बल्लेबाज हों, 2 अच्छे गेंदबाज हों तो शायद फिर भी जीत जाएंगे। लेकिन ये फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें टीम वर्क के बिना आप बिल्कुल नहीं जीत सकते। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी ये कहा कि ये खेलिए। आगे चलते हैं इसमें। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपको कि कमिंग टुगेदर इज़ अ बिगिनिंग। जब हम टीम बनाने लगते हैं तो उसने कहा कमिंग टुगेदर इज़ अ बिगिनिंग एंड कीपिंग टुगेदर इज़ प्रोग्रेस। टीम को इकट्ठे रखना इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। इसलिए उन्होंने कहा कि कमिंग टुगेदर इज़ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज़ प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज़ सक्सेस। यही 3 मंत्र हैं और कुछ भी नहीं है। और आप लोगों ने जितनी भी बातें कही सब सच थी, सब ठीक थी, लेकिन अगर उसको समराइज़ करें तो पहले तो साथ में आइए, साथ में आने की इच्छा होनी चाहिए भाई चलो हम टीम में काम करें भी, और साथ में आके उसको इकट्ठे रखना। इकट्ठे रखना माने यही चीज़ हो जाएगी कि दूसरे की अच्छाई भी देखोगे, बुराई अकेले नहीं देखोगे,
दूसरे के टैलेंट को पहचानोगे, सब कुछ करोगे, तभी इकट्ठे रह सकोगे ना, नहीं तो इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। तो इसलिए कहा कि कीपिंग टुगेदर इज़ प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज़ अ सक्सेस। चलिए, हमारे बीच में आज मैं कुछ मेहमानों को बुलाऊं, उससे पहले टीम के मायने क्या, टीम को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। एनीबॉडी वांट टू ट्राई? Team is a group of people working together to achieve a common motive. मैंने ये कहा उसको, टी माने टुगेदर, ई मीन एवरीवन, Together, everyone. टीम मैंने टुगेदर, एवरीवन, ए से अचीव एंड स्टिल हैव डिज़ायर फॉर मोर। दिल में आग होनी चाहिए। टुगेदर एवरीवन अचीव येट वी वांट मोर। जब तक डिज़ायर नहीं होगी और ज़्यादा करने की, तब तक भी टीम इकट्ठी नहीं रह सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती है। हमारे बीच में आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहूँगा जो कि फाउंडर हैं स्लम सॉकर के इंडिया में। मैंने आज तक पहले सुना नहीं था कि स्लम सॉकर के नाम से ओलंपिक्स भी होता है। तो विजय जी बरसे, फाउंडर ऑफ स्लम सॉकर, he started as a NGO with an aim to promote the slum children through the medium of football on a daily basis। और फिर उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि क्या हुआ इनके साथ और कैसे ये आगे बढ़े। So let us welcome Mr. Vijay Barse on the stage। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। आप बताइए, जो अभी जो आपने एक मुहिम छेड़ी, जब आपको फुटबॉल के बारे में खुद पता नहीं था, खुद के बारे में, तो और सब कुछ आपने किया, तो आज अपने आप को अब सक्सेसफुल मानते हैं या कैसे? जी हाँ, जो मेरा मिशन था वो मिशन मैंने करीब पूरा किया है। इसलिए कि जो 2001 में मैंने इसकी शुरुआत की, तो जो लोग हंसते थे, इसको पब्लिसिटी स्टंट या पॉलिटिक्स कहते थे, आज वो सारे लोग इसको सलाम करते हैं। नागपुर से जिसकी मैंने शुरुआत की थी, नागपुर के झोपड़पट्टियों से जिसकी शुरुआत की थी, आज उसमें 200 देशों तक ये झोपड़पट्टी फुटबॉल जो है 200 देशों तक जा चुका है। बहुत अच्छा। और फुटबॉल के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, फीफा, एशियन फुटबॉल फेडरेशन, यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसको मानती है। आज का जो विषय हम डिस्कस कर रहे थे कि भारतीय लोग एक टीम के रूप में काम नहीं कर पाते हैं, तो एक फुटबॉल भी एक टीम वर्क का भी एक माध्यम बन सकता है या बना है। इसके बारे में क्या कहेंगे? फिर फुटबॉल तो दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंदीदा गेम है, सबसे ज़्यादा, क्रिकेट से भी ज़्यादा फुटबॉल को पसंद किया जाता है। जी, फुटबॉल या कोई भी टीम, जैसे आप टीम का उल्लेख करते हैं, किसी भी टीम के लिए एक तो पैशन चाहिए खेलने का, उसके बिना नहीं होता है। खिलाड़ी को और उसके कोच को एक डिसिप्लिन में रहना ही चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं है, पैशन नहीं है, तो आप कितनी भी अच्छी टीम बना लो, वो जहाँ है वहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ सकती है, वहाँ से 100 स्टेप नहीं जा सकती है। जी बिल्कुल। तो ये जो स्लम सॉकर, या जिसको हमने नागपुर में 2001 में झोपड़पट्टी के नाम से शुरू किया था, झोपड़पट्टी फुटबॉल, आज इसको दुनिया स्लम सॉकर के नाम से या होमलेस के नाम से जानती है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपके प्रश्न विजय जी से? जब सर आपके पास सर अलग अलग स्लम के सर बच्चे आते हैं, तो सर आप उन्हें सर कैसे सर यूनाइटेड करते हो अपने टीम के लिए सर खेलने के लिए? एक तो मैं उनमें मिल जाता हूँ, मैं खुद ही स्लम का बच्चा हूँ, मैं जहाँ से आया हूँ, स्लम से आया हूँ, तो मैं उनके बीच में बहुत जल्दी मिल जाता हूँ, और वो और मैं एक जैसे हो जाते हैं। एक जैसे हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात कही, एक जैसे हो जाते हैं जी। और जब एक जैसे हो जाते हैं तो फिर कोई अलग भावना पैदा ही नहीं हो सकती है, क्योंकि अब मैं भेदभाव रह ही नहीं गया, बाकी कुछ रह ही नहीं गया।
जैसे आपने कहा कि 2001 में आपने इसकी शुरुआत की थी, सो आपने ये भी मेंशन किया कि कुछ लोग थे जो आपकी निंदा करते थे, आप पे हंसते थे और बोलते थे कि आपने बस ये पब्लिसिटी स्टैंड के लिए किया है। सो सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि तब आपका बिहेवियर कैसे था और ये जो सिनेरियो था आपने उसको कैसे टैकल किया? बिहेवियर तो मेरा तब भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही है। तब भी मैं ग्राउंड पे ही था, आज मैं ग्राउंड पे हूँ। 2001 में जब शुरुआत की तो ये इतना बड़ा तो मेरा कोई ख्वाब नहीं था। मैं केवल इतना कर रहा था कि जहाँ मैंने इस गेम को देखा था, झोपड़ी के बच्चे, यहाँ नागपुर में हॉकी ग्राउंड है और उस हॉकी ग्राउंड पे तब 2001 में कीचड़ भरा ग्राउंड था और वही के बच्चे, वहाँ वसंतराव नाइक झोपड़पट्टी है, वो झोपड़पट्टी के बच्चे उस ग्राउंड पे प्लास्टिक की फूटी बकेट को किक कर रहे थे। बारिश के कारण से मैं पेड़ के नीचे था, मैं देख रहा था ये बच्चे यहाँ खेल रहे प्लास्टिक की फूटी बकेट को फुटबॉल समझ के। मैं उतनी देर तक, जितनी देर बारिश थी, मैं वहाँ खड़ा था। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, क्योंकि मैं टीचर था, बेसिकली मैं टीचर ही हूँ, तो मैंने एक चीज़ मैंने देखी थी उनके बीच में कि ये बच्चे जितनी देर यहाँ प्लास्टिक के फूटी बकेट को किक कर रहे हैं, इनमें से किसी ने अभी गाली नहीं बकी है। वाह। इनमें से किसी ने खर्रा नहीं खाया है, किसी ने आगे निकल के कोई बीड़ी नहीं पी है। यानी इतनी देर तक, जितनी देर वो ग्राउंड पे है, वहाँ प्लास्टिक के फूटी बकेट को फुटबॉल समझ के खेल रहे हैं, उतनी देर ये गलत बातों से दूर है। केवल वो गलत बातों से दूर नहीं थे, लेकिन मैं और आप, हम भी बचे थे उनकी गलत बातों से। इसलिए कि अगर वो मेरे घर के नज़दीक से जाते तो ज़रूर मेरे स्कूटर को, मोटरसाइकिल को हाथ लगाते थे, उसके गियर वायर को हिला के देखते थे, या अगर कार है तो कार के शीशे में अपनी सूरत देख के yes. तो दोनों चीज़ें मैंने देखी थी। एक तो वो भी बच रहे थे और उतनी देर तक हम भी बच रहे थे। और ये मैंने मेरे जीवन का एक मिशन बनाया कि मैं इनको इतनी देर, कम से कम इतना देर तो मैं कर सकता हूँ इनके लाइफ में। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है विजय जी, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज ये भी मैं मानता हूं कि भारत के निर्माण में, देश के निर्माण में ये कार्यक्रम की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। एक छोटा सा आपको हमारा फाउंडेशन का धन्यवाद। तो वापस लौटते हैं कि हाउ टू बी परफॉर्मिंग एज अ टीम। चाणक्य ने एक बात कही कि नैकम चक्रम परिभ्रम यति, यानी एक पहिए से कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। अगर किसी चक्रव्यूह को चलाना पड़ता है तो दो पहिए तो ज़रूर लगते हैं। तो इंडिविजुअली परफॉर्मेंस बड़ी मुश्किल है, ये बात हम सब मानते हैं। और जैसा आप सब लोगों ने कहा कि टीम वर्क के लिए कमिटमेंट बड़ा ज़रूरी है, ट्रस्ट ज़रूरी है, रिस्पेक्ट एंड लव फॉर अदर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल और इज़ इम्पॉर्टेंट। आपस में कम्युनिकेशन करना, डाइवर्सिटी एंड कैपेबिलिटी इज़ ऑल्सो टू रिकग्नाइज, क्योंकि टीम के अंदर कोई व्यक्ति फॉरवर्ड में ज़्यादा अच्छा खेलता है, कोई बैक फुट पे अच्छा खेलता है, कोई एज ए कैप्टन काम अच्छा करता है। तो हर तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। अडॉप्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड क्रिएटिव फ्रीडम इज़ ऑल्सो वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। अभी तक की बात से आपका कोई क्वेश्चन? सर, अभी आपने जो बात की कि क्रिएटिविटी, इस क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? जैसे अगर आप टीम में खेलेंगे, टीम में कोई भी काम करें, तो उसके अंदर अगर टीम का कोई सदस्य अगर कोई नया एक्सपेरिमेंट करता है, एक किसी चीज़ को नए रूप से करना चाहता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करना चाहता है, तो उसको एज ए टीम लीडर और टीम के बाकी सदस्यों को उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर नया एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो भी आप अपने कंपटीशन में या अपने किसी भी विषय जिसके अंदर आप कामयाब होना चाहते हैं, पीछे रह जाएंगे। इनोवेशन का ज़माना है। इसके लिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ, जब भी कोई भी काम करते हैं तो हम अपनी बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं, हम अपनी बाउंड्री बना लेते हैं। हम कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती। ऐसा कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो हम अपनी बाउंड्री बना लेते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी बाउंड्री छोड़िए, उसको तोड़िए
and create new boundaries, break the barriers, create new things. जैसे कुएं के मेंढक की बजाय जो कुएं का मेंढक रहता है उसके लिए दुनिया वही है जहाँ तक कुएं की चार दीवारी है। उससे बाहर निकलेंगे तो आपको पता लगेगा कि दुनिया बहुत बड़ी है। तो इनोवेशन तभी समझ में आएगी अगर आप अपना बैरियर दूर करेंगे, तोड़ेंगे, उसको आगे बढ़ेंगे। When we are working in a team, तो टीम के अंदर जैसे कोल्ड वॉर्स होते हैं, सो अल्टीमेटली इन कोल्ड वॉर को बीइंग अ लीडर इन कोल्ड वॉर को आइडेंटिफाई करना और उनको नलीफाई करना एंड is practically very difficult. So what, according to you, what are the best practices to identify such cold wars and nullify them? देखिए, एक तो सबसे पहले आपको लीडर को एप्रिसिएशन दूसरे का करना आना चाहिए। जब आप दूसरे की कमज़ोरी को छुपाएंगे, उसको जो उसके अंदर प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये कोल्ड वॉर वाला सिलसिला ख़त्म होगा। क्योंकि अगर सबका मकसद एक ही है तो कोल्ड वॉर होने का सवाल नहीं ना। उसको ब्रेक करना तो ज़रूरी है। वो केवल क्योंकि स्वार्थ के कारण हम लोग कोल्ड वॉर जैसी बातें यूज़ करते हैं। आपका सक्सेस होना मेरा सक्सेस है, ये अगर मैं सोचने लगूंगा तो फिर उसके बाद कोई कोल्ड वॉर होने का सवाल नहीं होगा। Should there be a healthy competition in between the team members? Of course, always. लेकिन उस हेल्दी कंपटीशन के अंदर ये आपको पता है कि दिस इज़ अ कंपटीशन, यू हैव टू ऑल्सो इंक्रीज योर कैपेबिलिटी, आई हैव टू इंक्रीज माई कैपेबिलिटी। उसके लिए हमको एक दूसरे के साथ compete नहीं करेंगे तब तक कैसे आप आगे बढ़ेंगे। मैं एक बात और कहूँगा, आज बिज़नेस के अंदर यहाँ पे काफ़ी बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। आप बिज़नेस में क्या करते हैं? अगर आपके पास 20 एम्प्लॉई हैं, 50 एम्प्लॉईज़ हैं, अक्सर आप क्या करते हैं? आप कहते हो कि यार जो कमज़ोर आदमी है, एम्प्लॉई अगर कमज़ोर है तो उसको थोड़ा सा उसकी कमज़ोरी दूर करो, उसको ट्रेनिंग दो, उसको कुछ आगे बढ़ाओ। ऐसा करते हैं कि नहीं? जबकि आज के दिन में सच ये है कि आपको यू हैव टू सी हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, उसके साथ टाइम ज़्यादा गुजारिए, ना कि आप जो आदमी कमज़ोर वर्कर है या कमज़ोर आदमी है या लो परफॉर्मर है उसको आप ठीक करने की कोशिश करें। ये आज नई थ्योरी है, तो उससे सीखेंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। नहीं तो लेकिन क्या है, आज के दिन टीम क्यों फेल होती है? जैसा उन्होंने पूछा और आपने भी कहा हेल्दी कंपटीशन, आज के दिन अक्सर हम लोग गलती खा जाते हैं। आज कहीं भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉइज़ कितने चाहिए वो भी याद करते हैं तो बोलते हैं कि साहब देखिए मेरे पास 20 लोग काम करते हैं एक कॉल सेंटर में, एक कम से कम परफॉर्मर वाला जो है वो 20 कॉल दिन भर में लेता है और एक आदमी है वो 50 लेता है, 50 कॉल हैंडल करता है। तो 20 और 50 ये दोनों एक्सट्रीम हैं। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, 20 और 50 का एवरेज कर लिया 35 कॉल। 35 कॉल के हिसाब से मुझे ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए 50 लोग चाहिए, ऐसा सोच रखते हैं। ये सोच गलत है। अगर आप वही एवरेज मीडियोक्रिटी समझेंगे तो कंपटीशन में जीत भी नहीं पाएंगे, चाहे कितनी भी अच्छी टीम हो। मीडियोक्रिटी को ख़त्म करना, उसको आगे बढ़ना, ये ज़रूरी है। अगर हम देखा जाए तो टॉप मैनेजमेंट से अगर हम कोई टीम हैंडल कर रहे हैं तो टॉप मैनेजमेंट से ये मैंडेट होता है कि आप किसी को भी हायर कर रहे हैं, जैसे पहले टर्न अराउंड टाइम होता था कि वो 5 मंथ्स में प्रोडक्टिव हो, 6 मंथ में प्रोडक्टिव हो, नाउ उसे 1 या 2 महीने में प्रोडक्टिव बनाना होता है। तो इस सिनेरियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव लोगों को बनाने को हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट सेलेक्ट द राइट पर्सन। While selecting itself, you must say that the person is knowledgeable, person is going to be productive from day one. Why after 2 months? सर लाइक व्हाट आई डू इज नीयत देखता हूँ सबसे पहले। लेकिन नीयत कहिए या एटीट्यूड कहिए, वो अगर ठीक है तो आपको एक्सपीरियंस कैन बी ट्रांसफर्ड, नॉलेज कैन ऑल्सो बी गेन्ड, लेकिन एटीट्यूड या योर टैलेंट दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। एटीट्यूड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। चाणक्य जी ने ये भी कहा था कि अंत में विजय हो तो असत्य ही सत्य है। तो इस पे आपका क्या विचार है? Today we all believe and we should believe
नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। वो अदरवाइज आज के दिन हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर हम लोगों की ह्यूमन बीइंग्स की आदत होती है, किसी चीज़ में कामयाबी मिली तो हम अपने आप को शाबाशी देते हैं, मैंने बड़ा अच्छा काम किया। दूसरों से भी अपेक्षा करते हैं कि वो भी मुझे, दूसरे लोग भी शाबाशी दें। और जब कहीं गलत होता है या कहीं फेलियर होता है, उसके लिए हम किसी दूसरे को कसूरवार ठहराते हैं। हम कहते हैं कि भाई वाई मी, और कई लोग आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, अरे मैंने तो बहुत मेहनत की सर, मैं तो रात दिन काम करता हूँ, 12 घंटे 14 घंटे काम करता हूँ। अरे भाई करता होगा तू काम, लेकिन तेरा रिजल्ट तो नहीं आया। तो नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, दिस इज द मंत्रा विच इज़ ऑफ चाणक्य नीति। आप कैसे सक्सेसफुल होते हैं उस चीज़ में, वो सच झूठ की बात ही नहीं है। सर आपकी जो पूरी टीम है वो कितने लोगों की है मैं जानना चाहता हूँ, और इसके लिए वन थिंग आप बताइए कि आपने एक कौन से थिंग पे सबसे ज़्यादा जोर दिया। थैंक यू। अभी 30,000 लोग काम करते हैं एसएल ग्रुप में। अब सक्सेस क्यों मिली, कैसे मिली, वो तो मैं 2-3 बात कहता हूँ कि एक तो अपने आप पर भरोसा, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने में अंदर कमज़ोरी मत आने दीजिए, और अगर फेलियर हुआ तो उससे कुछ सीखिए, स्वीकार करिए, आगे बढ़िए। यही मंत्र है और कुछ भी नहीं है। देयर इज नो रॉकेट साइंस। सर माय क्वेश्चन इज़ कि जब हम नया वेंचर शुरू करते हैं तो उसमें जब टीम बनाते हैं नई, तो उस समय होता ये है कि हम वो टीम को काफ़ी कुछ सिखाते हैं, काफ़ी कुछ बताते हैं, ट्रेन करते हैं, बट कुछ महीनों के बाद वो हमें छोड़ के चले जाते हैं जब नए वेंचर शुरू करते हैं उस समय। और हमें अगर स्मार्ट वर्क करना है तो विदाउट टीम वर्क से हम स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। तो इसमें एक फंडामेंटल मैं आपसे गाइडेंस लेना चाहता हूँ सर, कि इसमें ऐसा क्या करें जिससे हम उसको सस्टेनेबल कर पाए। मेरा ऐसे मानना है, और मैंने जो तजुर्बा मुझे हासिल हुआ है उसमें, जब आदमी आपको छोड़ के जाता है, जब आप ट्रेनिंग दिए भी हो, सब कुछ किए हो, जब वो छोड़ के जाता है, कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ कमी है। या तो आप उसको इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, या उसमें उसके सक्सेस को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसको ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र हुई है। जब आदमी एम्प्लॉई काम करता है, अगर उसके ओनरशिप आप उसको देंगे, वो समझे कि ये मेरा काम है, तो वो जल्दी से छोड़ेगा नहीं, आपकी ट्रेनिंग बेकार नहीं जाएगी। इट्स ओनली मोटिवेशन टू ट्रेन द पीपल, टू टेल देम दैट इट्स योर बिजनेस एंड यू टेक केयर ऑफ देम। और पैसा से ही अकेले लोग नहीं टिकते हैं आपके पास। सर आजकल सब कुछ बहुत फास्ट पेस से चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, प्रोसेसेस आर चेंजिंग। तो एक टीम में देयर कुड बी वन पर्सन जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, बट वी ब्रिंग अबाउट अ चेंज एंड ही इज़ नॉट एबल टू अडैप्ट टू दैट चेंज। तो ऐसे वाले सिनेरियो में क्या उस इंसान को परफॉर्मर वापस कैसे बनाया जाए और उसको कैसे अडैप्ट करवाया जाए चेंज को, वो थोड़ा बताइए प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। राइट फिटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि वो एक काम जो पहले अच्छा करता था और आपने अपना बिजनेस चेंज किया, अपना कुछ और लाइन चेंज की, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति वहाँ कामयाब हो। तो आपको उसको या तो राइट फिटमेंट दीजिए उसके हिसाब से, नहीं कर सके तो यू शुड नो द, उसको मैं कहता हूँ आर्ट ऑफ टफ लव। यू शुड हैव दैट। यू शुड सिट, यू शुड टॉक टू द पर्सन कि भैया नहीं वर्कआउट हो रहा है, यू शुड फाइंड समथिंग विच इज़ यूजफुल फॉर यू। इट विल बी गुड फॉर देम, इट विल बी गुड फॉर यू। क्यों हम कई बार इमोशनल हो जाते हैं, इमोशन में हम आदमी को, अरे यार ये 15 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, उसको कैसे जाने को कहूँ, कैसे नहीं जाने को कहूँ, उस बात में पड़ जाते हैं। उसमें आप उसका भी नुकसान करते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं। अल्टीमेटली वो आदमी किसी लायक नहीं रहता है। दैट्स वाई आई ऑलवेज से टू माई पीपल, यू शुड नो आर्ट ऑफ टफ लव। अभी मेरे साथ एक और मेहमान हैं, ये भी बड़ा मोटिवेशनल काम करते हैं, उनसे ही जानेंगे कि कैसे वो क्या करते हैं। श्रीधर शंकर राव ठाकरे। ठाकरे साहब आइए, आपका स्वागत है। ज़्यादा ये काम करते हैं फार्मर्स के बीच में,
किसानों के उत्थान का काम करते हैं। इन्होंने 19 जब ये एजुकेशन किया, बीएससी किया और भी पढ़ाई की, तो फिर भी पिताजी ने कहा कि खेती करो, और ख़ुद खेती करने लगे। तो खेती करने वाले आदमी की क्या मुसीबतें हैं, क्या तकलीफ़ें हैं, उसको इन्होंने समझा। उसके लिए उनके आंदोलन भी किए, उनको मदद भी की, कैसे फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, कैसे केमिकल यूज़ करना चाहिए, सब पहचाना, उनको बताया। और आज ही इज़ अ प्राउड पर्सन। हालांकि विदर्भा एक संतरे को, ऑरेंज को बड़ा बहुत ज़्यादा संतरा यहाँ होता है, लेकिन 5 रुपये किलो तक उसकी बुरी हालत थी, बिकता था संतरा, जो इन्होंने 1.5-2 साल के पिछले 2 साल में 50 रुपये किलो तक किसान का पहुँचाया है। तो आपने ये कैसे किया ये सब? बेसिकली फार्मर होने के नाते जब फार्मिंग शुरू किया तो बहुत सारी अड़चनें सामने आई। पहले तो बात ऐसी कि विदर्भा प्यासा है, बहुत प्यासा। प्यासा बोले तो इरिगेशन बहुत कम है, 18% इरिगेशन है। आज हमको सुसाइड प्रूफ एरिया बोलते हैं विदर्भ को पूरे देश में, इसलिए कि यहाँ का काश्तकार सुसाइड कर रहा है। तो ये हुआ ये कि उसके लिए इरिगेशन कम है। फिर उसके लिए कुछ प्लानिंग बननी चाहिए थी कि भाई इसको कौन से क्रॉपिंग पैटर्न देवे, तो वो भी अपने पास हो नहीं रहे। जो प्रोडक्ट हम 30 साल पहले उगाते थे उसकी कीमत आज भी वही है, पर प्रोडक्टिविटी की कीमत बढ़ गई है। उसको प्रोडक्शन कराने की कीमत 10 गुना बढ़ गई। प्रोडक्शन कीमत ज्वार हो, गेहूँ हो, कपास हो, उसकी कीमत वही है। मतलब वो तो 100 के 60 ही करना है, 100 के 60 करना है, इसलिए उसको वो कल्चर है उसका, वो दूसरे के ऊपर एग्रेसिव ले जाता नहीं तो सुसाइड कर लेता। जैसा मैंने अभी ऑर्गेनाइजेशन बनाया महाऑरेंज का ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जब पता चला कि अपने यहाँ संतरा बहुत होता है, 1,60,000 हेक्टेयर में संतरा होता है, बेचने की कोई व्यवस्था नहीं, उसको टेक्निकल नॉलेज देने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये काम शुरू किया मैंने कि भाई इसमें दलाल कितने, मध्यस्थ कितने होते हैं, मिडलमैन, 4 मिडलमैन, यानी फार्मर से कंज्यूमर दाए तक के 4 लोग दलाली लेते हैं। इसका 50 पैसे का संतरा मिलता है 10 रुपये में, और पैसे मिलते हैं मिडलमैन को। तो उसको कम कैसा किया जाए, तो इसके लिए हमने फिर ऑरेंज फेस्टिवल, अभी तो नागपुर में भी हुआ था, वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल हुआ था अभी दिसंबर में। इसके पहले पूना में, मुंबई में, बंगलोर में ये लेना शुरू किया। गवर्नमेंट हेल्प भी करी, तो लोगों को ये पता चला कि हम बेच सकते, लोगों को यही मालूम नहीं कि हम बेच सकते हैं। ऐसा होता है कि जो भी लीडर है उसके पास समर्पण की भावना और ट्रांसपेरेंसी हो तो वो लीडर ही बनते रहेगा। मुझे तो राजीनामा देने के बाद भी नहीं लेते मेरा राजीनामा, इसलिए कि आपकी इन्वॉल्वमेंट सबको दिख जाती कि आपकी समर्पण की भावना है। और यदि ट्रांसपेरेंसी रही तो कोई बोलने की बात ही नहीं है, कोई कारण नहीं है, सबको लेके साथ चलना है। मेरा एक सवाल आपसे है टीम को लेकर। 6 मंथ्स में आपने टारगेट लिया था कि मैं पहला कंटेनर एक्सपोर्ट करूंगा संतरे का। हाँ। तो आपने उसके लिए क्या प्लानिंग करी, आपने कैसे उसको एग्जीक्यूट किया और क्या क्या चैलेंजेस आए? जी, उसके लिए तो पहले तो मेहनत ये थी कि हमारा संतरा कितने दिन कंटेनर में रह सकता है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने पड़े। कोल्ड स्टोरेज में हम रखते गए। 2-3 लोगों को जो दोस्त है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भत्ता लेता नहीं, कोई गाड़ी का पेट्रोल लेता नहीं, अपने घर का खाना और यहाँ आकर काम करने का। हाँ। तो ताकि झगड़ा होता ही नहीं, पैसे का सवाल ही नहीं आता। समर्पण है, समर्पण। और बाद में कुछ दोस्तों ने संतरा दिया, उसको हम एक्सपेरिमेंट करते गए कि कितने महीने तक के संतरा टिक सकता है। जब उसके रिपोर्ट लिए हमने खुद ही कि भाई ये 4 महीने 2 महीने अपना संतरा खराब नहीं होता, तो फिर हमने शुरुआत करी कि चलो कंटेनर से भेज के देखेंगे। और वो भी साइन कर लिया था कि यदि घाटा आया तो हम सब 10 लोग मिलके बांट लेंगे। वेरी गुड। ये पहले ठहर गया। जैसे कि आपने बताया कि जैसे आपने जो टीम स्थापन की और टीम के थ्रू आपने जो ऑब्जेक्टिव आपका अचीव किया, लेकिन जब हम लोग आपका जो टीम ये होता है, कोई भी जो काम करता है तो पैसे के लिए काम करता है, मनी फैक्टर जो है पहले सबसे पहले आता है। और इतने लंबे अरसे तक जब किसी को मॉनेटरी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, तब आपने इस टीम का मोटिवेशन कैसे बरकरार रखा? जैसे जैसे ऑरेंज में जो लड़के काम कर रहे थे, जो खुद काश्तकार थे, फार्मर थे, उनको गया, मेरी किसी से पहचान नहीं थी। आज 9 लोग 10 लोग की जो बॉडी है हमारी, उनसे मेरी कभी पहचान ही नहीं थी। मैं गया था, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास संस्था है। मैं उनको मिलते गया कि भाई ऐसा ऐसा अपने को काम करना है, आप मेरे साथ जुड़ जाओ। पहले उन्होंने भी कुछ देर तक ये किया कि भाई ये क्या करेगा, क्या होगा, पहचान नहीं है अपनी। पर जब जुड़ते गए और जब उन्होंने काम देखा
1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 2 साल हो गए, उनको पता चल गया है कि इनके साथ रहने के बाद में उनके 10 काश्तकारों के काम हो रहे हैं, उनको अच्छा भाव मिल रहा है। तो इनका जवाब ये है कि सबसे पहले जो लीडर है उसको निस्वार्थ भाव से काम करना होगा, तब दूसरे लोग भी निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो इससे जो वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, सो इसमें कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है यूथ के लिए, या फिर इससे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सकती है इंडियन यूथ को? मैं बताऊं, बहुत सारे यूथ आज फार्मिंग में आए हैं, बहुत सारे यूथ, पर उनको उनका गेन ही नहीं मिल रहा, वो 100 के 60 ही कर रहा। आज यदि ये काम करने जाए, जैसा मेरे साथ जुड़े हुए कम से कम 2,500-3 हज़ार बच्चे हैं, लड़के हैं अभी सोसाइटी में, उनको जब पहले 10,000 रुपये मिलते थे, आज 50,000 रुपये मिल रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट ही हो गया उसके लिए। फिर उसके लिए मैं बताऊं, और ये जो एक्सपोर्ट वगैरह की बात है, मैं जो दिल से जो बातें हैं वो बताना चाहिए। अपना ही मार्केट इतना बड़ा है डोमेस्टिक इंडिया का, पर हमारी बात ऐसी है कि जब तक कि हमको बाहर का पेपर में जब तक कि आता नहीं कि धूम मचा रहा हमारा संतरा दुबई में, तब तक कि हम हमारे फल की ओर देखते नहीं। ये बिल्कुल सही है। तो अगर इस देश का युवा अगर टीम वर्क से काम करे, और आज अगर 10 युवा इकट्ठे होकर एक गांव को अडॉप्ट करें, मैं कहता हूं कि ऐसे बहुत से हमारे पास उदाहरण हैं कि आज किसान की आमदन डबल ट्रिपल की जा सकती है। ये तो हमको आगे बढ़ना है। हम अगर कुछ करना चाहेंगे, जैसे कि ठाकरे साहब कर रहे हैं, कि पहले खुद अपना स्वार्थ छोड़िए, तब दूसरे लोग साथ जुड़ेंगे। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है ना कि लोग जुड़ते चले गए। आज आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ठाकरे साहब। तो ये बात रही, जैसा कि हमने आज इतनी देर चर्चा की, कॉम्प्लिकेशन तो हर चीज़ में है, कंपटीशन हर चीज़ में है, पॉलिटिक्स हर चीज़ में है। कोई लोग चाहेंगे नहीं कि आप टीम में प्ले करें, वो चाहे पॉलिटिक्स आपके परिवार में हो, आपके कम्युनिटी में हो, आपके मोहल्ले में हो, आपके शहर में हो, सब जगह है ये। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं राजनीति, स्वार्थ बीच में आ जाते हैं। उनको छोड़ने के लिए देने में जो आनंद है, उसको अगर एक बार सीख जाएंगे तो कन्फ्लिक्ट सब खत्म होंगे। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।